जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम 62nd चैप्टर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की किताब का देखने वाले हैं। मतलब पब्लिक सर्विसेज। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सारी जो भी सर्विसेज है उस सारी सर्विसेज के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से उतने डेडिकेशन से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो वो चीज़ के बारे में आपको पता रहना कितना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर आपको ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, इसकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमने लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में कवर कर ली है। अब इस वीडियो में हम जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ सेक्शन है, बचे हुए चीज़ें हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे टेनियर क्या होता है, रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है, कौन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 308 से लेकर तो 314 तक, यहाँ पर पार्ट 14 में जो हमारा संविधान है वो डील करता है जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो भी सेंट्रल सर्विसेज है, और उसी के साथ साथ जो भी स्टेट सर्विसेज है उसके बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें न्यूमरस आर्टिकल्स है। अब सारे आर्टिकल्स याद रखना, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना काफ़ी मुश्किल है और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप हर एक आर्टिकल याद करने के पीछे बैठोगे तो आपका वक्त भी ख़राब हो जाएगा और उसका एडवांटेज भी आपको इतना नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको नॉलेज जो है वो शो ऑफ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़रूरी नहीं है आपको हर एक आर्टिकल याद रहना। कुछ कुछ आर्टिकल होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे 143, 123, 110। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स है, 368, तो ये जो आर्टिकल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे काफ़ी आर्टिकल्स है जो इम्पॉर्टेंट है और वो हमें याद रहने चाहिए। और जो न्यूज़ में चलते हैं, जैसे अभी न्यूज़ में आर्टिकल 21 काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, 25 काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जो न्यूज़ में चलते हैं, वो भी हमें याद रहने चाहिए। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 370, 35A, तो ये जो आर्टिकल्स है ये न्यूज़ में चलते हैं तो इम्पॉर्टेंट रहते हैं और हमें याद रहने चाहिए। लेकिन जो बाकी के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 314 क्या है, 308 क्या है, तो ये आपको पता रहने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर आर्टिकल्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको रेंज पता रहना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे 352 से लेकर 360 तक क्या डील करता है, तो इमरजेंसी प्रोविजन जो होते हैं वो डील करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 308 से लेकर 314 जो है ये क्या डील करता है, तो जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है, वो डील करते हैं। तो आपको अगर रेंज पता है तो आप इजीली, अगर कोई सवाल आता भी है तो उसका जवाब आप दे सकते हो। तो आपको रेंज पता रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये सब चीज़ें लागू नहीं होती है। और ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 308 जो है ये क्लियरली बताता है कि जो भी ये प्रोविजंस है ये अप्लाई नहीं होते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर भी अलग कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में ये भी जो भी प्रोविजंस है ये लागू नहीं होते हैं। अब आगे जाते हैं, हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट कौन करता है और सर्विस कंडीशंस किस तरीके से, उसके जो लॉज है वो कौन बनाता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 309 जो है यहाँ पर डील करता है ये सारी चीज़ों के साथ। अब आर्टिकल 309 जो है ये एम्पावर करता है। एम्पावर किसे करता है, मतलब ये पावर देता है। पावर किसे देता है, तो पार्लियामेंट को देता है और स्टेट लेजिस्लेचर को देता है। अब जो भी सेंटर से रिलेटेड रहेगा उसमें एम्पावरमेंट किसे मिलेगी, तो पार्लियामेंट को मिलेगी। जो भी स्टेट से रिलेटेड रहेगा उसमें एम्पावरमेंट किसे मिलेगी, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसे एम्पावरमेंट मिलेगी। अब यहाँ पर आर्टिकल 309 जो है वो सेंटर से रिलेटेड चीज़ों को पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट देता है और स्टेट से रिलेटेड चीज़ों के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावरमेंट देता है। अब किस लिए एम्पावरमेंट देता है, ताकि जो रिक्रूटमेंट है और जो भी कंडीशंस है सर्विस की, वो यहाँ पर उसके लिए जो लॉज है वो बना सकते हैं जो पार्लियामेंट है वो और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो। लेकिन वो भी जो सेंटर से रिलेटेड सर्विसेज रहेगी उसके लिए पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट से रिलेटेड सर्विस रहेगी उसमें स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। तो जो भी रिक्रूटमेंट रहेगी और कंडीशन ऑफ सर्विसेज रहेगी किसी भी ऑफिसर की, उसके लिए जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है वो रिक्रूटमेंट भी करेगा और यहाँ पर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा।
मतलब अगर मेंस के लिए हमें लिखना है तो मेंस के लिए जो हमें लिखना है वो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा कि आर्टिकल 309 जो है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को एंड द स्टेट लेजिस्लेचर to regulate the requirement, recruitment and the conditions of service of a person appointed to public services and post under the center and state respectively। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंटर और स्टेट है उसके अंडर में जो भी पोस्ट है उसकी जो भी कंडीशंस रहेगी और रिक्रूटमेंट रहेगी उसे एम्पावरमेंट किसे मिलती है, तो पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को मिलती है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रिक्रूटमेंट या फिर जो भी कंडीशन है सर्विस की ये लाने तक अनटिल दिस हैपन्स, अब जब तक ये होता नहीं है, जब तक जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है ये जब तक रिक्रूटमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है कैसी कंडीशन रहने वाली है वो जब तक बताते नहीं है तब तक ये पावर किसे मिलती है, तो तब तक ये पावर मिलती है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। प्रेसिडेंट को मिलेगी सेंटर के लिए, गवर्नर को मिलेगी स्टेट के लिए। वो यहाँ पर रूल्स जो है वो बना सकते हैं, जो भी कंडीशंस रहेगी सर्विस की वो यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो रिक्रूटमेंट मतलब आती है यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट रहेगी, सिलेक्शन रहेगा, फिर डेपुटेशन रहेगा, प्रमोशन रहेगा और उसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती है रिक्रूटमेंट में। और उसी के साथ साथ अब कंडीशंस ऑफ सर्विस, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो जो भी पे रहेगा, अलाउंसेस रहेंगे, उसी के साथ पीरियडिकल इंक्रीमेंट रहेगा, लीव रहेगा, प्रमोशन रहेगा, टेन्योर रहेगा, टर्मिनेशन रहेगा, सर्विस का जो टर्मिनेशन होता है, फिर ट्रांसफ़र रहेगा, डिप्यूटेशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आएगी कंडीशंस ऑफ सर्विस में, मतलब कंडीशन किस तरीके से रहने वाली है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किस पे कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इफिशियंसी एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने फंडामेंटल राइट चैप्टर में देखा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये सारे सिटीजन्स को मिला हुआ है। अब अगर उसका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, 32 आर्टिकल हमने देखा है, और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी सिटीज़न का तो यहाँ पर वो सीधा कोर्ट में जा सकता है स्टेट के अगेंस्ट में। अगर यहाँ पर मोदी जी बोलते हैं या फिर जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे आगे जाकर भी जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो अगर इस तरीके से बोलेंगे कि किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं है, मतलब हमारे अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये वायलेट हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है। अब उसी तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो उनके फंडामेंटल राइट्स पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिसे हम कहते हैं, कि उन्हें कहीं पर भेजा जाएगा, मतलब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, सपोज़ कोई लिंचिंग चल रही है, वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स को अगर भेजा जा, एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि वहाँ पर अगर पब्लिक सर्वेंट को भेजा जाता है, वहाँ अगर किसी पुलिस को भेजा जाता है और पुलिस बोलती है कि नहीं वहाँ मैं लिंचिंग जहाँ पर हो रही है, लिंचिंग मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मॉब मिलकर किसी को मार रहे हैं, तो वहाँ पर अगर पुलिस बोलेगी कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर मेरी जान को धोखा हो सकता है, मेरा जो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है वो यहाँ पर वायलेट होगा, तो ये जो चीज़ है ये नहीं हो सकती है। अब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इससे आप कनेक्ट मत कीजिए, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है वो इम्पोज कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट्स पर, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर। अब किसके इंटरेस्ट में, जो भी इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, इफिशियंसी होती है और डिसिप्लिन होता है उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना। अब यहाँ पर ये कौन से इसमें दिया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ सीधा मन से तो नहीं ला सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया मित्रों, तो इस तरीके से नहीं होता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कंडक्ट रूल्स, जैसे सेंट्रल सर्विसेज होती है और उसी के साथ रेलवे सर्विस कंडक्ट होता है, तो ये ऐसी जगहों पर ये सब लिखा होता है। अब यहाँ पर टेनियर ऑफ ऑफिस, अब टेनियर कितना होता है इनका, तो अब यहाँ पर आर्टिकल 310 308 में हमने देखा है, 308 ने बताया है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो लागू नहीं होगी जम्मू एंड कश्मीर पर। 309 जो है वो किस बारे में बात करता है, जो भी रिक्रूटमेंट है और सर्विस ऑफ कंडीशंस है उसके बारे में। अब 310 किसके बारे में बताता है, जो भी टेनियर है ऑफिस का, मतलब कितने दिन तक वो रहेंगे ऑफिस में, उस बारे में बताता है।
अब यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आती है, जैसे डिफेंस सर्विसेज हो गई, सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज और पर्सनल होल्डिंग्स, मिलिट्री पोस्ट और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि डिफेंस सर्विसेज आती है, उसका जो सिविल सर्विसेज है सेंटर की, जैसे जो फॉरेन सर्विसेज है, फॉरेन सर्विस, तो फॉरेन सर्विस काय में आती है, तो हाईएस्ट रैंक की है सेंट्रल सर्विसेज में। हमने देखा था जब हमने सेंट्रल सर्विसेज देखी थी तब। और ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जो आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। आईएफएस मतलब जो फॉरेस्ट सर्विस होती है। तो इस तरीके की जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, और पर्सनल होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट जो होती है या फिर सिविल पोस्ट जो होती है सेंटर में, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 310 कहता है कि यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा। मतलब देखिए जब हमने ऑल इंडिया सर्विसेज देखी थी, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में हमने देखा था कि जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो सब सेंटर देता है, सैलरी वगैरह जो है वो स्टेट देता है। मतलब उसमें दोनों का अधिकार होता है, सेंटर का भी और स्टेट का भी, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। लेकिन जो टेन्योर रहेगा ऑफिस का वो क्या रहेगा, तो वो यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा, ना कि गवर्नर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर जो सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज स्टेट से रिलेटेड जो होती है, जो स्टेट में जो पोस्ट होल्ड करते हैं, तो उसमें किसके अकॉर्डिंग रहेगा, किसके प्लेजर अनुसार रहेगा, तो गवर्नर के प्लेजर अनुसार रहेगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो अगर टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई अगर इंसान है, कोई ए नाम का इंसान है, अब वो जो ए इंसान है उसे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अगर वो टर्मिनेट करते हैं कि नहीं तुम्हारी सर्विस जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर उसका टेन्योर जो है अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर खारिज कर देते हैं कि अब तुम्हारा टेन्योर ख़त्म हो गया है, तुम जियो अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा, इस तरीके से अगर करते हैं, तो यहाँ पर दो केसेस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंपेंसेशन के नाम पर पेमेंट देना होगा। जैसे कि क्या होता है कि किसी फार्मर की ज़मीन है, और वो फार्मर की ज़मीन पर अगर सरकार कुछ काम करना चाहती है, कुछ कंस्ट्रक्शन काम करना चाहती है, अब वो ज़मीन जो है जब वो ले लेती है उस फार्मर से, तो फार्मर को कंपेंसेशन मिलता है, पैसा मिलता है। अब यहाँ पर भी जब कोई ए नाम का बंदा है, वो सिविल सर्वेंट है, और अगर प्रेसिडेंट जो है उन्हें बोलता है कि तुम्हारी सर्विस जो है यहाँ पर खारिज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तो यहाँ पर भी उन्हें कंपेंसेशन देना पड़ता है पेमेंट के इसमें। और दो केसेस में अगर वो पोस्ट एबॉलिश कर दी जाती है, वो जो एक पीरियड होता है कि ये पीरियड तक ये पोस्ट रहने वाली है, अगर वो उस पीरियड के पहले ही वो जो पोस्ट है अगर वो खारिज कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो आईएएस है, आईएएस की पोस्ट है, अब आईएएस की पोस्ट जो है वो इस तरीके से, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आईएएस की पोस्ट है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो खारिज कर देते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, फिर से बता रहा हूँ, तो जो प्रेसिडेंट है अगर वो खारिज कर देते हैं कि आईएएस की पोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब जितनी भी आईएएस है वो जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, तो इसमें क्या होगा, इन्हें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। और दूसरी जो कंडीशन आती है वो ये है कि इफ़ ही इज़ रिक्वायर्ड टू वैकेट दैट ऑफिस फॉर रीज़न नॉट कनेक्टेड विथ मिसकंडक्ट। अब यहाँ पर कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर वो मिसकंडक्ट नहीं होता है, मतलब उसने कोई भी गलत चीज़ नहीं की है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब तुम यहाँ पे अब आईएएस नहीं हो, तो उसमें भी यहाँ पर पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा। मतलब बिना गलती के अगर उसे उस पोस्ट से निकाला जाता है, या फिर वो पोस्ट जो है वही अगर खारिज कर दी जाती है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उन्हें यहाँ पर कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब ये जो एग्जांपल बताया मैंने हाइपोथेटिकल बताया क्योंकि इजीली समझ में आते हैं जब हम बड़े एग्जांपल्स लेते हैं तब। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो सिविल सर्वेंट्स है उसका यहाँ पर सेफगार्ड किस तरीके से होगा, उनका यहाँ पर प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो डिसमिस नहीं किए जा सकते हैं या फिर रिमूव नहीं किए जा सकते हैं किसी भी ऐसे बंदे से जो कि लोअर रैंक का हो, जिन्होंने अपॉइंट किया है उससे। अब एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। अब आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर को यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अब जो आईएएस ऑफिसर है वो डिसमिस या फिर रिमूव नहीं किया जा सकता है कोई भी ऐसे बंदे से जो प्रेसिडेंट के लोअर रैंक का हो। मतलब अगर प्रेसिडेंट का कोई हायर रैंक का बंदा है, जो कि संभव नहीं है, तो प्रेसिडेंट के कोई हायर रैंक का बंदा है तो वही यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर है उसे डिसमिस या फिर रिमूव कर सकता है। और दूसरी यहाँ पर केस आती है कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो कैनॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड
और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर द इंक्वायरी। अब यहाँ पर जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो डिसमिस नहीं किए जा सकते हैं, रिमूव नहीं किए जा सकते हैं या फिर रैंक में रिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। जब भी उन पर इंक्वायरी होगी, जब भी अगर कोई फ्रॉड केस उन पर बनता है तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप भी आपके डिफेंस में कुछ बोलिए। अब आईएएस ऑफिसर है, उसके अगेंस्ट में कोई चार्जेस यहाँ पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है, रैंक में लोअर नहीं लाया जा सकता है जब तक ये आईएएस ऑफिसर खुद के डिफेंस में बात बोल नहीं देते। अब जब इन्हें चांस दिया जाएगा खुद के डिफेंस में बोलने का, उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो की जाएगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये किन पर लागू होती है? तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं सेंटर के, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो भी सिविल सर्विसेज होते हैं स्टेट के, या फिर सिविल पोस्ट को ये होल्ड कर रहा है सेंटर में या फिर स्टेट में, उन पर ये लागू होता है। लेकिन जो भी डिफेंस सर्विसेज है या फिर जो मिलिट्री पोस्ट है उस पर ये लागू नहीं होता है। ये जो सेफगार्ड चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है वो। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड सेफगार्ड है, मतलब जो यहाँ पर डिफेंस करने का एक मौका दे रहे हैं जो भी सिविल सर्वेंट है उन्हें, ये 3 केसेस में लागू नहीं होता है। मतलब अगर 3 केसेस होती है तो यहाँ पर उन्हें डिफेंस, मतलब खुद के डिफेंस में कुछ बोलने का या फिर सफाई देने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो कौन से हैं? तो अगर सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो, अगर क्रिमिनल चार्जेस उन पर लगते हैं, कन्विक्ट किए जाते हैं क्रिमिनल चार्जेस में, तो वो सीधे डिसमिस किए जा सकते हैं या फिर रिमूव किए जा सकते हैं या फिर रैंक में रिड्यूस किए जा सकते हैं। उन्हें यहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, सेफगार्ड का मौका नहीं दिया जाएगा। सेकंड सेफगार्ड जो होता है, जो इंक्वायरी होती है, होल्डिंग इंक्वायरी, वहाँ पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा? तो अगर where the authority empowered to dismiss or remove a civil servant or to reduce him in a rank is satisfied that for some reasons to be recorded in writing is not reasonably practicable to hold such inquiry। अगर जो भी अथॉरिटी है जो उसे डिसमिस कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है या सिविल सर्वेंट को या फिर रैंक में रिड्यूस कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि जो भी इंक्वायरी है वो यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, अब ये राइटिंग में मिलनी चाहिए सब कुछ, तो उसे अगर ऐसा लगता है कि ये जो इंक्वायरी है नहीं बैठनी चाहिए, तो भी यहाँ पर जो डिसमिस है या फिर रिमूव है वो किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन आती है कि अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को ऐसा लगता है, वो अगर सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है, हमने खुलेआम देखा है जो भी चीज़ें हो रही थी, तो यहाँ पर इंक्वायरी बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ सफाई में सुनना ही नहीं है, तो वहाँ उस केस में भी यहाँ पर सेकेंड सेफगार्ड जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ओरिजिनली क्या हुआ था? ओरिजिनली यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट है वो 2 केसेस से यहाँ पर गुजरते थे। पहला होती थी एक इंक्वायरी स्टेज और फिर होता था पनिशमेंट स्टेज। तो यहाँ पर दोनों जगहों पर उन्हें बोलने का मौका दिया जाता था, उन्हें सुनते थे। मतलब जब भी इंक्वायरी स्टेज होती थी वहाँ पर भी उन्हें डिफेंस में सुना जाता था, और जब पनिशमेंट स्टेज होती थी वहाँ पर भी, जैसे कोर्ट में होता है कि आपको सज़ा दी जा रही है, आपको आखिरी शब्द आपके डिफेंस में कुछ कहना है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी सिविल सर्वेंट जो है उन्हें भी मौका दिया जाता था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 का, उसने जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो पनिशमेंट स्टेज है वहाँ पर कुछ भी बोलने का मौका जो है उनसे ले लिया गया। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि इंक्वायरी स्टेज जो है यहाँ पर सिविल सर्वेंट जो है अपनी सफाई में बोल सकता है, लेकिन जब पनिशमेंट स्टेज तक वो चीज़ पहुँच जाती है तो वहाँ पर अपने डिफेंस में वो कुछ भी नहीं बोल सकता है, उसे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग हर्ड, मतलब यहाँ पर जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ है सुनने की, यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट को बोला गया है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई। अब अगर कोई भी सिविल सर्वेंट को एक गिल्टी करार दिया जाता है या फिर उस पर आरोप लगाए जाते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी उसे जो गिल्ट उस पर थोपा गया है उसे डिनाई करने का, खुद को इनोसेंट बताने का, वो बता सकता है जब उसे पता हो कि उस पर कौन कौन से चार्जेस जो है वो लेवी किए गए हैं, उसके अगेंस्ट में कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं। तभी वो जो ये चीज़ें हैं, ये जो चार्जेस है, उस पर बेस्ड अपनी जो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है ताकि वो अपना जो डिफेंस है, अपना जो इनोसेंस है वो साबित कर पाए। उसी के साथ साथ जो भी विटनेस यहाँ पर अपोजिशन वाले जो लाते हैं, मतलब जिन्होंने आरोप लगाया है, वो जो विटनेसेस लाते हैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो ये सपोर्ट में भी विटनेस आ रहे हैं डिफेंस में, उनका भी यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी भी चीज़ें यहाँ पर एग्जामिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज देखते हैं, तो आर्टिकल 312 जो है, आर्टिकल 312 यहाँ पर कुछ प्रोविजंस निकालता है ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग। अब ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कौन क्रिएट कर सकता है यहाँ पर?
तो ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पर पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है। अब पार्लियामेंट में भी दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और उसी के साथ साथ ये तो दो हाउसेस हो गए, लेकिन पार्लियामेंट में और कौन होते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट भी होते हैं। जब हमने पार्लियामेंट चैप्टर देखा था उसमें हमने अच्छे से देखा है कि क्यों प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया जाता है जब वो राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेस में नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो कौन क्रिएट कर सकता है, राज्यसभा यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। राज्यसभा को अगर ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट में बनाना ज़रूरी है, तब राज्यसभा यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है। अब ये जो रिजोल्यूशन है जो ये पास कर रहे हैं ये सपोर्टेड रहना चाहिए 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहाँ पर 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। तो अब राज्यसभा यहाँ पर एक हाउस हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा है। अब राज्यसभा एक हाउस हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर कितने मेंबर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सलमान खान भी इस हाउस में है, धोनी भी इस हाउस में है, जो बाबूजी भी है वो भी इस हाउस में है, और जो अमिताभ साहब है वो भी इस हाउस में है। राज्यसभा में हम ऐसा कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर टोटल प्रेजेंट कितने लोग हैं, तो 8 लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हाउस में आज 8 लोग प्रेजेंट है। अब इसमें से भी लेकिन बोला क्या गया है, कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पर, यह बहुत ज़रूरी है कि 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब सिर्फ आपको प्रेजेंट रह के कुछ होने वाला नहीं है। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से जहाँ पर राइट टिक आपको दिख रहा है इतने लोग वोटिंग करने के लिए तैयार है कि हाँ हम ये जो चीज़ है इस पर वोटिंग करने के लिए रेडी है। और सलमान खान और अमिताभ साहब जो है वो बोलते हैं हम इसमें वोटिंग करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर हमें मिलता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, तो जो 8 है उसमें से 2 लोगों ने वोटिंग करने से मना कर दिया, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग मिलते हैं 6 लोग। अब यहाँ पर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो क्राइटेरिया हमें मिलेगा। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 2/3 ऑफ 6, इतने लोगों ने अगर ये रिजोल्यूशन पास कर दिया तो यहाँ पर एक ऑल इंडिया सर्विस जो है फिर से बन सकती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 लाया है, जिसके ज़रिए पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है जो भी रिक्रूटमेंट है और कंडीशन ऑफ सर्विसेज हो किसी भी पर्सन की जो ऑल इंडिया सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। अब यहाँ पर सर्विसेज नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ, तो जनवरी 26 1950। एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज इंडियन पुलिस सर्विस आर डीम्ड टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर दिस प्रोविजन। अब जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट, जो हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, मतलब लास्ट वीडियो जो था, उसमें मैंने आपको जब ऑल इंडिया सर्विसेज बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी आज़ादी है, आज़ादी के पहले अलग नाम था, लेकिन आज़ादी के बाद हमें अलग नाम मिला है। जो भी इंडियन पुलिस सर्विस है ये मिला है, और उसी के साथ साथ एक और ऑल इंडिया सर्विस जो है वो ऐड की गई थी बाद में, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऐड की गई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वहाँ पर शुड नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाने की ज़रूरत है क्या, इसे भी ऑल इंडिया सर्विस बनाने की ज़रूरत है क्या, इस पर भी काफ़ी बहस जो है वो चल रही थी। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो भी ये लॉ बनाए जाएंगे, जो भी क्रिएट की जाएगी सर्विस, ये अमेंडमेंट नहीं कहलाई जाएगी आर्टिकल 368 के अंडर में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी क्रिएशन किया जाता है इस सर्विस में, ये अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज़ पर आर्टिकल 368। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब अदर प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 312A जो है वो कहता है, मतलब ये हमारे पहले के हैं, मतलब 1950 के पहले का है। तो यहाँ पर जो भी पार्लियामेंट है वो यहाँ पर कंडीशंस जो है वो रिवोक भी कर सकती है, उसके बाद जो भी मतलब चीज़ें कंटिन्यू भी रख सकती है, जो भी कंडीशन उन्हें रखना है सर्विसेज की वो रख सकती है। जो लोग अपॉइंट किए गए थे पहले 1950 के पहले, जो लोग अपॉइंट किए गए थे मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके लिए जो भी कंडीशंस रखनी है वो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो रख सकता है। अब 313 जो है वो डील करता है जो भी ट्रांजिशनल प्रोविजंस रहेंगे, और उसी के साथ यहाँ पर जो भी लॉज है, ऑल द लॉज इन फोर्स बिफोर 1950 एंड अप्लीकेबल टू एनी पब्लिक सर्विस वुड कंटिन्यू। तो यहाँ पर आर्टिकल 313 ये कहता है कि जो भी ट्रांजिशनल प्रोविजंस है वो यहाँ पर रहेंगे, और जो भी लॉ है वो फोर्स में रहेंगे, जो भी पहले थे मतलब 1950 के पहले जो भी थे वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। और आर्टिकल 314 जो है
which made provisions for protection of existing officers of certain services were repealed by 28th amendment। जो भी existing officers थे उनके लिए जो भी प्रोविजंस यहाँ पर बनाए गए थे प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सारे रिपेल्ड कर दिए गए 28th अमेंडमेंट 1972 के द्वारा। तो ये सारे जो है अदर प्रोविजंस है, अदर प्रोविजंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले की चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने कवर कर ली है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।